Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों बहुत ही जल्द G7 की मीटिंग हिरोशिमा जापान में होने वाला है और इस मीटिंग को अटेंड करने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये G7 है क्या, कैसा इसका बैकग्राउंड है और यहाँ पे इसका पर्पस क्या है ग्लोबल ऑर्डर में, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो मीटिंग हिरोशिमा में होने वाली है इसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे फोकस रखा जाएगा उसको भी इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और क्या भारत भी इसका मेंबर बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, यह जानना भी बहुत जरूरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते, हर एक चीज को बड़े अच्छे से कवर करेंगे। अब बात करते हैं यहां पे खबर की। तो G7 का मीटिंग, इसको ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है, इसकी शुरुआत 19 मई से लेके 21 मई के बीच जापान के हिरोशिमा शहर में देखने को मिलेगी और यहां पे कई सारे मुद्दों पे डिस्कशंस होंगे, जैसे चाइना रशिया। मैं बताऊंगा कि भैया क्या मुद्दा है चाइना रशिया का, बस अंत तक बने रहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाइमेट चेंज और यहां पे जो एक थ्रेट मिलता है हमेशा कुछ कंट्रीज के द्वारा रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन, इसके बारे में भी डिस्कशंस आपको हिरोशिमा की मीटिंग में देखने को मिलेगा। चलो अब यहां पे बात करते हैं आखिर ये G7 है क्या। तो G7 इसको ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है, इसमें 7 कंट्रीज इंक्लूड है। ये मेजर इकोनॉमिकल पावर है, अभी फिलहाल के तो है, आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बट 7 कंट्री कौन कौन से, इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों सालाना मीटिंग होता है और जो 2022 की अगर मैं बात करूं तो ये मीटिंग जर्मनी में देखने को मिला था, विच वॉज एक्चुअली द 48th एडिशन। ये जितने भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं, कोई भी आप मान लो, उस पर हमेशा क्या करते, चिटचैट वगैरह करते, चलो जिसको चाय पर चर्चा बोलते। अब यहां पे बात करते कुछ फिगर्स की जिसकी वजह से हम इस G7 को समझ पाएंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अकेला G7 जो कंट्रीज है ये 10% यहां पे क्या करते हैं, होल्ड करते, कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं यहां पे दोस्तों जीडीपी के हिसाब से बोलूं तो लगभग 40.27 ट्रिलियन US डॉलर यहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं G7 कंट्रीज। और इसकी जो शुरुआत है ये आपको 1975 में देखने को मिलती है। अब ये शुरुआत कैसे हुई है आपको बोलना पसंद करूंगा, या फिर अगर आपको याद अगर होगा भी कि 1973 में हमें ऑयल क्राइसिस देखने को मिलते हैं जब अरब इजराइल का वॉर चल रहा था। और इस वॉर में क्या हुआ था दोस्तों, जो भी कंट्री जो इजराइल को सपोर्ट कर रही, सप्लाई कर रही थी, उसके खिलाफ क्या किया था अरब कंट्रीज ने, यहां पे ऑयल एम्बार्गो, मतलब यहां पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया था। और यहां पे मतलब ऑयल के बेसिस में, मतलब यहां पे ऑयल भेजना सारा बंद कर दिया, भैया हम करेंगे नहीं, कोई बात ही नहीं करनी आपसे। तो इसको ऑयल एम्बार्गो बोला जाता है। जैसे यूएस पे लगा दिया, कई सारे कंट्रीज पे लगाया गया। तो यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान हो गया, भैया यहां पे अरेबियन कंट्रीज ने बोले हम यहां पे ऑयल भेजेंगे ही नहीं, है ना, कट कर दिया पूरा सप्लाई, तो इनको दिक्कत होने लग गई। और इसी का रिजल्ट आपको G7 देखने को मिलता है 1975 में। तो ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये 1998 में G7 से G8 बना था, जब यहां पे रशिया इसका मेंबर बना था। बट जब रशिया ने क्राइमिया पे जब अटैक किया, उसको एनेक्स कर लिया था, फिर इसका जो मेंबरशिप है वो छीन लिया गया, फिर ये वापस से क्या हो गया, G7 बन गया। अब बात करते कि G7 की मीटिंग में कई सारे कंट्रीज को, कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको यहां पे बुलाया जाता है, इनविटेशन भेजा जाता है। इसका प्रोसेस क्या, मैकेनिज्म क्या है, देखो यहां पे जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा हाल ही में चर्चा में, भारत ने बात की कि हम यहाँ पे चैलेंज रखेंगे और कई सारे रिफॉर्म्स की बात करेंगे, तो इनको भी, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया जाता है, एज अ इन्विटेशन भेजा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो होस्टिंग कंट्री है, देखो ये इनको बुलाने का आपका सिलसिला तो 1996 से चल रहा है, बट जो होस्टिंग कंट्रीज है ना, इनके पास ही पूरा पावर है कि यहां पे किसी भी कंट्रीज को यहां पे बुला सकते हैं इनविटेशन के तौर पे एज अ पार्टनर नेशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी भारत की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री गए, इनको यहां पे एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया गया है जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, किशिडा जी के द्वारा, और बोला कि भैया आप आइए और हमारे G7 के मीटिंग का हिस्सा बने। अब इन्हीं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनेस, इनको भी बुलाया गया है। ब्राजील के हाल ही में चुने गए आपके जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है लुला डा सिल्वा, और साउथ कोरिया के यून सुक यूल, इनको भी यहां पे एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया गया है। ये तो सबसे क्लियर होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो यहां पे किन किन मुद्दों पे बात करेंगे, भाषण देंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी यहां पे पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी किसका, एक सस्टेनेबल प्लैनेट को बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। और यहां पे आपको बोलना पसंद करूंगा, साथ ही साथ मोदी जी फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं आपस में, इसके लिए भी दोस्तों आपको कुछ ये डिस्कशंस देखने को मिलेंगे मोदी जी के द्वारा। तो ये एक भारत की तरफ से आप कह सकते हो एंगल है कि G7 की मीटिंग में हमें ये सारी बातें रखनी है और यहां पे आने वाले टाइम में भारत के सुपर पावर बन सकता है, वैसे हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है G7 की मीटिंग हिरोशिमा में। तो ये कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस G7 की मीटिंग में हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो चाइना का कोएर्सिव इकोनॉमिक जो मूव है, यह सबसे बड़ा सरदर्द बना है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि चाइना के साथ कोई भी पंगा लेता है तो चाइना का सबसे बड़ा क्या एक रिएक्शन होता है कि वो यहां पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू करता है। एक जमाना था जब यहां पे कोविड-19 का जो एक ओरिजिन माना जाता था वो चाइना को बोला जाता था, तो चाइना ने कंट्रीज में क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया, इंपोर्ट्स बैन कर दिए, कई सारे यहां पे ड्यूटीज लगा दिए, है ना। और यहां पे जब ताइवान का मुद्दा आ गया, जो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, लगा दो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। तो ये जो एक, अब देखो है तो बहुत मेजर इकोनॉमी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और यूएस भी डरता है इस चीज से। आने वाले टाइम में आपको युआन शायद ज्यादा वैल्यू में देखने को मिले एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो ये ना जो चाइना है ना, बड़ा स्मार्टली क्या करता है, अपने यहाँ पे इकोनॉमी का अच्छा खासा फायदा उठा के कई जगह यहाँ पे क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है ना। तो इसकी वजह से ये जो कोहेसिव इकोनॉमिकल मूव्स है चाइना के द्वारा, ये बड़ा सरदर्द बना हुआ है फॉर द एशिया पैसिफिक एंड द यूरोपियन कंट्री, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सब सर पटक रहे हैं। देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, चाइना को कोई ऐसे यहां पे अलग थलग नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका यहां पे एक रीढ़ का हड्डी है। अब जापान की बात करो, साउथ कोरिया की बात करो, ट्रेड रिलेशंस बहुत ही टॉप लेवल के होते हैं। अगर यहां पे चाइना के साथ इन्होंने धंधा पानी बंद कर दिया, अरे उनको छोड़ो, अगर चाइना ने इनके साथ कर दिया तो इनको बहुत ही नुकसान होगा, नेशनल इनकम यहां पे इनका खराब हो सकता है और यहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। इवन यूएस की बात करो, बहुत सारा आपका डिपेंडेंसी है भाई चाइना के ऊपर, तो चाइना को ऐसे आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ये तो पता होना चाहिए। बट हाँ, बॉयकॉट चाइना चलता रहता है, बट जो असलियत है वो तो असलियत है। हाँ, इसमें और काम जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो एक मुद्दा हो गया, एक और मुद्दा है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इशू। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां पे अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान बहुत अच्छे से फोकस रखा हुआ है कि हमें यहां पे जो इसका जो पोटेंशियल है, हमें इसको एज अ पॉजिटिव चेंज लाना है इन द बेस ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में, यहाँ पे अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर सकता है, उसके पोटेंशियल को हमें एक्सप्लोर करना है। बट इसके कई सारे थ्रेट्स भी है। वी ऑल नो दैट एआई के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, कई सारे आपके यहाँ पे चीजें होती है। तो इसको भी रोकना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे तरक्की भी करना है। तो एआई का हमें एक अच्छा इस्तेमाल करना है, बड़ा ही एक बैलेंस तौर पे। इसके रिगार्डिंग भी आपको डिस्कशंस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं भैया न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेट। जापान होस्ट कर रहा है, तो जापान से अच्छा कौन जान सकता है भैया कि न्यूक्लियर जो अटैक्स होते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। हिरोशिमा नागासाकी में ही, अब देखो हिरोशिमा में ही हो रहा है आपका, हिरोशिमा में ही आपका बम गिरा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हिरोशिमा में कौन सा बम गिरा था? जल्दी मुझे बता दीजिए, ठीक है। देखो नागासाकी में तो आपका फैट बॉय गिरा था, है ना। हिरोशिमा में कौन सा गिरा था, जल्दी से मुझे बता दो। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि यूएस ने आपका यहां पे 1945 में कांड किया था इंटरनेट सिक्योरिटी के नाम पे। बट इसका ये मतलब थोड़ा ना कि आप पूरा यहाँ पे शहरी उड़ा दोगे। यूएस की भी भाई पॉलिसी क्या रहती है पहला तो यहाँ पे वही चीज व्लादिमीर पुतिन भी बोल रहे हैं कि भैया मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा जो यहाँ पे रशिया से पंगा लेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला है, एज द ओनली कंट्री टू सफर अ न्यूक्लियर अटैक जापान इज यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग द हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेज। भैया जापान ही इकलौता है जिसमें न्यूक्लियर अटैक हुआ है, तो भैया हमसे बेहतर कोई नहीं जाता। और ये हिरोशिमा का ही है कि शड़ा, है ना। तो इनके बारे में तो अच्छे से बोला जा रहा है कि भैया प्लीज ऐसा मत करें, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हम ऑलरेडी इसके शिकार हो चुके हैं। तो पीस की बात करें तो ये कुछ मुद्दे आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, दैट इज रशिया पे सैंक्शंस और लगाए जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो। तो यहां पे G7 नेशंस ने बोला कि भैया रशिया पे और लगाओ, भैया सैंक्शन लगाते जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आप यहां पे इस मैप में देख सकते हो कि जितने भी जो आपको ऑरेंज कलर की कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मल यूरोप देखने को मिलेगा, यूएस देखने को मिल रहा है, कनाडा देखने को मिल रहा है, और आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी देखने को मिलेगा ओशियानिक में, है ना। तो इन्होंने भैया अच्छा खासा सैंक्शन लगाया। अब बोल रहे, अब यहाँ पे G7 ने बोला जा रहा है कि और लगाओ, है ना। और जो ऐसी कंट्री, ऐसे थर्ड कंट्रीज जो यहाँ पे मॉस्को को, इनके वॉर एफर्ट को यहाँ पे एड कर रहे हैं, है ना, बड़े इनडायरेक्ट वे में। जैसे मान लो अभी जैसे इंडिया को बोला, है ना, यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला कि भैया इंडिया के साथ, इंडिया तो बहुत बड़ा सप्लायर बन गया ना रिफाइंड अपने ऑयल का, यूरोप में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। तो भैया इनको तो बात पचेगी नहीं, ऑब्वियस की बात है। तो उन्होंने क्या बोला, भैया हमें इसके साथ बंद कर देना चाहिए।
इंडिया के साथ बंद कर दो, और यहाँ पे क्योंकि वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बड़ा कंसर्निंग हो सकता है, बड़े डरे हुए, इनसिक्योर है, तो ये देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपका फूड सिक्योरिटी इशू आप कैसे भूल सकते हो। यहां पे फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट जिनका नाम दिमित्री मेदवेव है, इन्होंने बोला था कि G7 का अगर कोई भी मूव जो यहां पे सैंक्शंस का या फिर कोई भी रशिया के खिलाफ जाता है तो हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी, मॉस्को को बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि वो यहां पे ब्लैक सी ग्रेन डील को यहां पे क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। अब बात करते हैं ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या। दोस्तों आपको बोलना पसंद करूंगा, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, है ना, तो 2022 में एक आपका डील हुआ था, इसको बोलते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही थी, ग्रेन्स की, अनाज की, फूडस्टफ्स की, कहां से, यूक्रेन पोर्ट से। ठीक है, देखो आपको समझना पड़ेगा, ये है यूक्रेन, मैं पहले इसको मिटा देता हूं दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये है आपका यूक्रेन, ये है आपका रशिया, और ये है आपका ब्लैक सी, है ना। अब भैया जो भी आपको सामान भेजना यूक्रेन से, फूड सप्लाई भेजना, कुछ भी करना है तो आपको ब्लैक सी से तो गुजरना पड़ेगा, ऑब्वियस की बात है। तो यहां पे बोला गया था कि जो भी ब्लैक सी के द्वारा जो भी फूड स्टफ्स हो गए, ग्रेन्स वगैरह भेजे जाएंगे तो उसमें कोई भी आपका यहां पे हिंड्रेंस नहीं होगा, है ना। बट यहां पे बोला जा रहा है इन रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा कि अगर यहां पे जरा भी रशिया के खिलाफ कोई भी यहां पे षड्यंत्र होगा तो हम इस डील को क्या करेंगे, हम इसको यहां पे टर्मिनेट करेंगे, हम नहीं मानेंगे, फिर बेटा जो करते रहना, भैया फूड सप्लाई बंद हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहां पे फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी यहां पे काम करना पड़ेगा, और इसी में G7 की मीटिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब G7 में हमने ऐसे समझा कि भैया क्या मुद्दे, क्या डिस्कशंस है, इवन यहां पे क्लाइमेट के रिगार्डिंग कैसे हमें काम करना चाहिए उसके रिगार्डिंग आपका बात होगा। बट क्या भारत आपका G7 का मेंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो एक बात आपको समझना पड़ेगा, भारत आज के समय में, आने वाले समय में भी सुपर पावर बनने वाला है, पॉलिटिकली भी, आपका यहां पे डिफेंस में भी, और आपका इकोनॉमी बेसिस में भी। ठीक है, तो यहां पे G7 के कंपैरिजन में अभी तो ब्रिक्स को देखा जाता है, बट फिर भी अगर यहां पे G7 ने अगर इंडिया को एज ए मेंबर बना दिया तो G7 आपका बहुत ही पावरफुल हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ का लीडर अभी के टाइम में कौन है, आपका यहां पे भारत है। अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो कौन, भारत है। आने वाला सुपर पावर कौन है, भारत है। तो इसलिए यहां पे क्या बात की मतलब हो सकती है कि यहां पे G7 का मेंबर शायद भारत को बनाया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में जो क्वाड का समिट होने वाला था वो तो हुआ नहीं, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो बाइडेन जी क्या हो गए, यहाँ पे डेब्ट सीलिंग के कारण वो जा नहीं पाए, और वहां पे क्या हो गया, उन्होंने G7 को पसंद कर लिया जाना, है ना। तो ये भी कई बातें की जा रही है कि अब ये क्वाड से ज्यादा इंपॉर्टेंट G7 है, जैसे जो बाइडेन वहां पे जा रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे होते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो इस पे हम जरूर आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बट आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ऐसी अमेजिंग लेक्चर चाहिए है, अगर आप यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आपके लिए इसके रिगार्डिंग कोर्स लाता है बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे एनडीए, एफकेट, सीडीएस, तो आपको हमारा कोर्स जरूर अवेल करना चाहिए। आपको यहाँ पे अच्छे से गाइडेंस मिलती है और आपको यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। दोस्तों आपको जरूर याद रखना है, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको यहाँ पे कोड वॉरियर10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर10 कोड लगाओ और हमारे कई सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस मैं इसी जज्बुर जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।